हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। बच्चों, हम नाम से ही समझ सकते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है वे जीव जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है ना। और वह यंत्र जिसके द्वारा इन जीवों को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र एवं शत्रु। तो हाँ, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं, क्योंकि ये दोनों ही रूप से जो है हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीज़ों को देखते हैं जो कि सड़ी हुई रहती हैं, या फिर बहुत सी चीज़ों पर हम काले धब्बे बने हुए देखते हैं। आपने अक्सर अपने घर पे बहुत सी वस्तुओं में फफूंद लगते हुए देखा होगा। तो ये जो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से होता है, जो कि आकार में इतने छोटे होते, इतने माइक्रो होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। और इन्हीं जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि आपने वर्षा ऋतु में नम ब्रेड की रोटी पर सड़न देखी होगी, है ना। सफ़ेद काले रंग के धब्बों से ढक जाती है वो। ठीक है, जो फफूंद जो लगती है उसको कहा जाता है। अब इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है। मतलब जो यंत्र है, नोट करती जाइएगा इसको, कि सूक्ष्म जीव को कौन से यंत्र की सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देखा जाता है। ये संरचनाएं जो है अलग अलग आकार की होती हैं। ठीक है, गोलाकार, सर्पिलाकार, छड़नुमा। ठीक है, ये अलग अलग तरह की ये संरचनाएं हो सकती हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं वो बहुत सी चीज़ों में, या कहें तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में जो है उपस्थित होते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम इनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्हें किसी यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उनकी संरचनाओं को जरूर देख सकते हैं, जैसे कि फफूंद। ठीक है, उस फफूंद को हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फफूंद शब्द है उसके लिए एक वैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका कवक। ठीक है, यहाँ पर कवक की क्या है? फफूंद है, फंगस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस संरचना को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? आवर्धक लेंस की सहायता से। और आवर्धक लेंस किस में लगा होता है? माइक्रोस्कोप में। इनकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो हैं इनको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शिवा। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनके चित्र अभी हम आगे के पेज पर देखेंगे। बच्चों, विषाणु जो है, विषाणु भी एक तरह का जो है सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, मतलब कि वायरस आपने भी किसी ने नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो संरचना तो एग्जिस्ट करती है ना अर्थ पर। तो ये क्या है? ये भी बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वे क्या है? ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से जो है क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, परपोषी मतलब कि परपोषी का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वायरस जो होते हैं ये दूसरों के शरीर के अंदर, या यूँ कहें कि जब ये किसी जीवित वस्तु के संपर्क में आते हैं तभी इनका गुणन होता है। गुणन का मतलब यहाँ पर क्या है? वृद्धि। तभी इनकी क्या होगी? वृद्धि। किसी निर्जीव वस्तु को ये हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब इनसे होने वाली जो कुछ सामान्य रोग है वो कौन से? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, है ना, खांसी विषाणुओं के द्वारा होती हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलिया, खसरा, ये सब के द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। जबकि अतिसार, मलेरिया किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं। ये शब्द आपके लिए थोड़ा सा नया है। जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाले ये रोग हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जीवाणु जो है अलग अलग आकार आकृति के जो हैं होते हैं। ये रहा स्पाइरल, मतलब कि कौन सा? सर्पिलाकार जो है जीवाणु। ठीक है, ये छड़नुमा जीवाणु, जिसकी संरचना ही आपको काफ़ी जानकारी दे देती है कि छड़ के आकार के हैं, इसलिए इनको छड़ाकार कहा जाता है। इसी प्रकार से जीवाणु जो है गोलाकार भी होते हैं कुछ। ठीक है, ये है आपका क्लेमाइडोमोनास, ये है क्लेमाइडोमोनास।
ठीक है। ये स्पाइरोगोरा जो कि एक छड़नुमा है, शैवाल है ये, ठीक है। हरे नीले शैवाल जो रहते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है जो कि आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, यहाँ पे शब्द आ गया प्रोटोजोआ, ये है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आते हैं? ऐसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि एकल रूप से, मतलब कि समूह में नहीं रहते हैं, ये अकेले रहकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और ये सारे जीव जो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनको प्रोटोजोन्स भी कहा जाता है। ये रहे कुछ कवक के फोटो, जिसमें राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ऐसी संरचना जो है बच्चों आपने अक्सर जो है बरसात के मौसम में देखी होगी, जिसको आप मशरूम या फिर छत्रक के रूप में देखते हैं। ये जो है दो टाइप्स के होते हैं मशरूम्स। एक तो रहते हैं जो जहरीले रहते हैं, मतलब कि जो खाने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरे खाने योग्य होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वाले हैं यहाँ पर? जो कि खाने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। ये संरचना आप अक्सर बरसात के मौसम में नमी वाले स्थान पर देखते हो। अब अगला प्रश्न हमारे पास ये आता है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको पता है सूक्ष्मजीव, हमने क्या कहा है, बहुत छोटी संरचना होती है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक कोशिकीय है, क्योंकि बहुकोशिकीय अगर ये होते तो ये सूक्ष्मजीव नहीं कहलाते, ठीक है। तो ये जीव जो रहते हैं सारे क्या रहेंगे? एक कोशिकीय रहेंगे। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सूक्ष्मजीव जो हैं बहुत मोस्टली जो नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। बर्फीले गर्म स्थानों पर कुछ परिस्थितियों में ये जो है जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। मरुस्थल एवं दलदल में भी ये पाए जाते हैं, ठीक। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी ये जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव किस प्रकार से जो है पाया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे शरीर के अंदर एक जो है सूक्ष्म जीव पाया जाता है, एक जीवाणु, जिसका नाम है ई कोलाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। उसका नाम है ई कोलाई, पूरा कहा जाता है इसको इस्चेरिशिया कोलाई। ये क्या करता है? हमारे शरीर में आने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है, और एक तरह से डाइजेशन में भी अच्छी भूमिका निभाता है। बहुत से सूक्ष्म जीव जो हैं वो कैसे अकेले जो हैं जीवन यापन करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम ये। जबकि बहुत से सूक्ष्म जीव जो हैं वो काय के रूप में? समूह के रूप में रहते हैं। अब समूह के रूप में कैसे रहते हैं ये आप चित्र के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये रहा आपका कवक, ठीक है। तो यहाँ पर कवक में आप देख सकते हैं कि यह सब जो है समूह के रूप में रह रहे हैं। जबकि इनको हम देख सकते हैं प्रोटोजुआ को, है ना, शैवाल को, ये सिंगल जो है सिंगल ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आता है सूक्ष्मजीव और हम। तो बच्चों सूक्ष्मजीव और हमारा एक दूसरे से बहुत इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कुछ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं तो कुछ हमारे लिए हानिकारक और रोगजन्य होते हैं। आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में। मित्रवत का इसका मतलब क्या है कि ये किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर इनका उपयोग जो है कहीं में देखते हैं, दही, ब्रेड, केक बनाने में जो इनका उपयोग देखा जाता है। और ये बात नोट कीजिएगा कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहीं में अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब हमको पता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है, तो ये सूक्ष्म जीव जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी जो है भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट जो रहते हैं, कार्बनिक अवशिष्ट कौन से? जैसे कि सब्जियां, छिलके, जंतुअवशेष, विष्ठा, इन सब का अपघटन किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें कि खाद बनाया जाता है गोबर वगैरह से। तो खाद कैसे बनता है? वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनता है, इसलिए इनको जो है मित्रवत सूक्ष्मजीव कहा जाता है। और इन्हीं से जो है विभिन्न प्रकार के औषधि उत्पादन और कृषि के लिए जो मृदा उपजाऊ जो बनती हैं वो कार्य भी किए जाते हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, ठीक है। एक जीवाणु है, इसका नाम भी आप नोट कीजिएगा, राइजोबियम, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब कि उस फील्ड में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखता है और उस भूमि को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। इसका नाम नोट कर लीजिए आप, राइजोबियम।
हमने अक्सर दही और ब्रेड जो है घर पे बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम उसमें कुछ खट्टा पेय मिला देते हैं तो वो दूध जो है अचानक से फट जाता है और उसमें जो है क्या हो जाता है, दही में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि दही में जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव का नाम याद रखिए जो कि दूध से दही के फॉर्मेशन में लाभ काम में आता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इस जीवाणु का नाम आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या करता है, यह दूध में क्या करता है, जनन करता है, ठीक है। ये बैसिलस जो है दूध में क्या करता है, जनन करता है। जनन का अर्थ होता है कि उसकी जो है क्या करना, संख्या को बढ़ाना, है ना। दूध में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा और हजारों की संख्या में इसके लैक्टोबैसिलस के और अन्य उत्पादों का जो है निर्माण कर लेता है, ठीक है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। और रवा, सूजी, इडली आदि, भटूरे, है ना, का महत्वपूर्ण संगठक क्या है, दही है। हम अक्सर घरों में जब ये व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो इनमें क्या डाला जाता है, दही डाला जाता है, जो कि काय का कार्य करता है, फर्मेंटेशन का कार्य करता है, मतलब किण्वन का कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आटा जो है हमारा, वह घोल जो है क्या हो जाता है, फूल जाता है। वो काय के कारण फूल रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमने जो दही उस मैदा में, उस आटे में मिलाया है, तो उस दही के अंदर उपस्थित जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो हैं, इस जीवाणु ने क्या किया, यहाँ पर उसकी वृद्धि कर ली, उसने जनन कर लिया, ठीक है। और कुछ समय पश्चात उसका जनन इतना हो जाता है कि वो आटा जो है कुछ मात्रा में जो है फूल जाता है। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप दे रखा है, इस क्रियाकलाप को आप आसानी से जो है घर में कर सकते हैं, फिर आपने पहले कर भी रखा होगा। यहाँ पर आपने क्या किया, एक एक कटोरी में जो है मैदा लिया, उस मैदे में आपने क्या मिलाया, यीस्ट पाउडर मिलाया, है ना। यीस्ट पाउडर की जगह हम दही और कुछ मात्रा में थोड़ी सी शक्कर और नमक भी मिला सकते हैं, वो भी उसको अच्छे से फर्मेंट कर देता है। क्यों, क्योंकि दही में ही वो जीवाणु जो है वो मौजूद है, ठीक है। और जब हम इस आटे को गूँथ करके कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो ये आटा जब जो पहले ऐसा था वो कुछ समय पश्चात फूल कर जो है ऐसा हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है, उस लैक्टोबैसिलस की वृद्धि की वजह से होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ईस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है और गैस के बुलबुले वाले मैदा का आयतन जो है बढ़ा देता है, ठीक है। इस यीस्ट का उपयोग काय में किया जाता है, बेकिंग उद्योग में, बेकरीज जो रहती है ना, जहाँ पर आपके ब्रेड, केक, पेस्ट्री वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला आता है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग मतलब कि किस प्रकार से इनका कमर्शियल उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हमको अर्थ जो है प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, ठीक है। तो बड़े स्तरों पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, है ना, का उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है ना। जौ, चावल, गेहूँ, फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में जो है जौ से ही जो है ज़्यादातर शराब का निर्माण किया जाता है, उसका ही क्या किया जाता था, किण्वन किया जाता था। और आजकल जो जितने भी अल्कोहलिक पदार्थ जो आते हैं, पेय पदार्थ जो आते हैं, उन सभी को इसी प्रकार से सड़ा गला कर फर्मेंट करके जो है उनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है, हम इसको पढ़ते हैं और आप ये क्रियाकलाप इजीली आपके घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग जो है हम जल से भरते हैं और इसमें 2-3 चम्मच क्या मिलाते हैं, चम्मच चीनी का घोल मिलाते हैं, ठीक है, या चीनी इसमें घोल देते हैं। और एक जो है इसमें क्या डालते हैं, अपन आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालते हैं, ठीक है। और 4 से 5 घंटों के लिए इसे उष्ण स्थान पर ढक देते हैं, उष्ण मतलब गर्म स्थान पर इसको ढक देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, विलयन को सूंघते हैं। तो आप जब ये क्रियाकलाप करेंगे और कुछ समय पश्चात जो है आप उस पानी के घोल को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल एल्कोहलिक जो है गंध आएगी, मतलब कि शराब की जैसी जो है आपको गंध इसमें आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये गंध काय की है, ये गंध काय की होती हैं, अल्कोहल की होती हैं,
ठीक है। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण जो है ये बनता है। ठीक, तो चीनी के अल्कोहल, इसको नोट कीजिएगा, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। इसको याद रखना, किण्वन की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है और हाई क्लासेस में भी आपको ये आती हैं। ठीक है, ये एक और बात जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि लुई पाश्चर जो है, इन्होंने किण्वन की खोज की थी सन 1857 में। अब आते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। बहुत से सूक्ष्म जीव जो हैं औषधियों के निर्माण में भी बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो है हमको पेनिसिलिन का जो है इंजेक्शन देता है। ठीक है, अथवा या कोई अन्य प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल जो है दे देते हैं। तो इन औषधियों का स्रोत क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। मतलब कि इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ठीक, इस प्रकार की औषधियों को क्या कहा जाता है? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत से प्रतिजैविक जिनके उत्पादन में जो है सामान्य रूप से सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इनके नाम याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इनका सामान्य रूप से उपयोग जो है काय में किया जाता है? प्रतिजैविक में के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला आपको यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उनका थोड़ा सा बायोग्राफी दे रखी है, ये हम पढ़ते हैं। तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं से रोगों के बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु जो हैं दिखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से क्या बनाई गई? पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा क्या की गई? पेनिसिलिन की खोज की गई। अब पशुओं के लिए और पौधों के लिए भी जो है सूक्ष्मजीव बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, बहुत से पशुओं को जो बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी उन सूक्ष्मजीवों वो पशु जो रहते हैं, उन पशुओं के आहार में क्या मिलाए जाते हैं? ऐसे प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जो कि उनकी रक्षा करते हैं और उनकी बीमारियों के संचरण को रोकते हैं। इसी प्रकार से पौधों में भी जो है सूक्ष्मजीवों को प्रयोग किया जाता है काय के लिए? उनके रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए। यहाँ पर अब हमको छोटी सी जो है टिप दी गई है कि हमको किस प्रकार से जो है प्रतिजैविक का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों, प्रतिजैविक मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर के द्वारा दी जाती है जब आप बीमार पड़ते हैं, तो उनको हमें पूरी लेनी चाहिए। मतलब कि जिस शेड्यूल में डॉक्टर हमको देता है उस हिसाब से लेनी चाहिए, उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है, और जब हम बीमार हैं तभी उसका सेवन करना चाहिए। अन्यथा यदि आप बिना बीमार रहे ही किसी प्रकार की दवाई का सेवन कर रहे हैं या अनावश्यक रूप से किसी और दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो जब आपको वो बीमारी होगी फिर बाद में, ठीक है, तो उस बीमारी पर वो दवाई काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने पहले इसका प्रयोग कर चुके हो और वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके शरीर में क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। इसलिए आपको जब बीमार रहते हो तभी ऐसी एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए या फिर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के प्रतिजीव का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला आता है वैक्सीन या टीका। आप लोगों ने सुना है टीकाकरण के बारे में कि टीका क्या होता है। ठीक है, तो शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये पहला प्रश्न है यहाँ पर हम जो है पहेली का, कि शिशुओं को ही टीका क्यों लगाया जाता है। तो आपको भी लगा होगा, जन्म से बाद में जो है प्रत्येक शिशु को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है, उनका वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। ठीक है, और उनका प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कि रोगों से लड़ने का तंत्र जो है वो क्या रहे? मजबूत जो है बना रहे। तो शिशुओं को टीका किस लिए लगाया जाता है? उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, ताकि वे भविष्य में होने वाली बीमारियों से लड़ सके। ठीक है, और जिन बच्चों को टीके नहीं लगाए जाते हैं किसी कारणवश, तो उन बच्चों की प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत कमज़ोर होता है। वे कुपोषण की शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि में भी
इस तरह का तनाव जो है होता है। ठीक है, कुछ बीमारियों के जो हैं टीके भी तैयार किए गए, जैसे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के वैक्सीन द्वारा इनको जो है रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप याद रखिएगा कि एडवर्ड जेनर जो हैं इन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। हमको बचपन में जो है अनेक प्रकार के जो है टीके या वैक्सीन किया जाता है। ठीक है, आप इनका पता कीजिए, आपको किस प्रकार के टीके लगाए गए थे, आपके माता पिता की आप इससे मदद ले सकते हैं। आपने एक टीका जिसके नाम हम हमेशा सुनते हैं, ठीक है, पोलियो जो है, पोलियो रोग से बचाने के लिए आपको पोलियो का जो क्या दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, पल्स पोलियो का। ठीक है, तो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन ही है। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो इन वैक्सीन से वंचित रह जाते हैं वो कुपोषण का शिकार जीवन में हो जाते हैं। ठीक है, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। ठीक है, आजकल सूक्ष्मजीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। अब अगला आता है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत से जीवाणु जो है क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, है ना। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, मतलब कि उस नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता रहता है, मतलब कि उसकी मात्रा जो है बनी रहती है और उसकी उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है कहा जाता है। जैविक मतलब कि ये जीवित रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। देखिए इस प्रकार के जो है ये हरे नीले शैवाल जो है होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में। अगला आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, तो बच्चों जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। जैसे कि हम बहुत से आपके विद्यालयों में भी हम देखते हैं कि माली जो रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, बगीचे में से जितनी भी पत्तियाँ है ना, फल फूल सब्जियां जो निकलती है उसको एक कचरे के डिब्बे में उसे क्या करता है, एकत्रित कर लेता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात इनका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको पहले भी अभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया था कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनती है। जब आपके घरों से खेतों से निकलने वाले समस्त कूड़े को क्या करते हैं, जैविक कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और कुछ समय पश्चात जब आप देखते हैं तो काय में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये खाद किसने बनाई, सूक्ष्मजीवों के द्वारा ये खाद बनाई जाती है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सूक्ष्मजीवों के बारे में कि क्या होते हैं, किस माध्यम से इनको देखा जा सकता है और ये किस प्रकार से हमारे मित्र हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु भी होते हैं, ये किस प्रकार से हमको हानि पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।